हेलो, गुड इवनिंग। आज जो है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जेआईबी के एएफबी का जो चैप्टर है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट। ये जेआईबी के एएफबी में आपकी यूनिट नंबर जो न्यू वाली बुक है, हो सकता है आपके में यूनिट नंबर कुछ डिफर करे। ये यूनिट नंबर है 25, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, खासकर से उन लोगों के लिए जिन्होंने एडवांसेस में काम नहीं किया। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो एडवांसेस में आप ओवरलुक करते हैं, और उन्हीं ओवरलुक की वजह से आपका लोन का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता है। और जब एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे नोटिफिकेशन आपको इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाते हैं। तो सामने आपके स्क्रीन पर ये टॉपिक आ गया है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट। अरे गर्म पानी ला दे यार। चलिए, तो देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने कवर करी हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ लोन प्रोडक्ट की बात करी है। ऑपरेशनल टर्म्स एस्पेक्ट्स कॉमन इन लोन फंक्शन। ठीक है, तो जो लोन फंक्शन में कुछ कॉमन एस्पेक्ट और टर्म्स होती हैं, वो ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ लोन इन द बैंक्स, मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ द लोन, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड सीएमए फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ लोन प्रोडक्ट, बेसिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ लोन प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग मैनुअल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, सैंपल ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ फ्यू कॉमन लोन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतने पार्ट्स में ये टॉपिक डिवाइड है। एक तरह से ये कह लीजिए कि लोन्स एंड एडवांसेस का एक बहुत बेसिक अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो इस क्लास से आपका पूरा हो सकता है। और ये क्लासेस जो हैं, ये क्लास जो होगी, ये 2 पार्ट में कवर होगी। थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसमें सब कुछ हम प्रॉपर करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ लोन प्रोडक्ट की पहले थ्योरी पढ़े। मैं पहले बता दूं कि लोन प्रोडक्ट कैसे कैसे होते हैं। देखिए, लोन प्रोडक्ट की बात करें तो कॉमनली ओडी, सीसी, डिमांड लोन, टर्म लोन, इस तरह बेसिकली प्रोवाइड होते हैं। और इनको हम फैसिलिटी भी बोलते हैं। लोन फैसिलिटी वो ओडी फैसिलिटी या सीसी फैसिलिटी में है, डिमांड लोन फैसिलिटी में है, या टर्म लोन फैसिलिटी। जो डिमांड लोन फैसिलिटी में होती हैं, वो अगेंस्ट जो सिक्योरिटी होती हैं, सिक्योरिटी में भी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल या गोल्ड या फेस्टिवल एडवांस, जिसको हम फेस्टिवल एडवांस बोलते हैं, फेस्टिवल लोन भी बोल देते हैं, वो इस तरह के लोन डिमांड लोन में होते हैं। और ये जो लोन्स होते हैं नॉर्मली ऑन डिमांड पेबल होते हैं, बैंक जब चाहे इनकी डिमांड कर सकता है। वहीं पर जो टर्म लोन होते हैं, टर्म लोन को ऑन डिमांड पेमेंट नहीं करवाता बैंक, लेकिन इसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देता है। ठीक है, सीसी और ओडी की बात करें तो ये एक ट्रांजेक्शनल अकाउंट होते हैं, जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपको क्या लिमिट प्रोवाइड की गई, उस लिमिट के अंदर अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको वो बता दिया। और अब उसके बाद जैसे बात करें रिटेल लोन्स, तो जो रिटेल सेगमेंट को यानी पर्सनल सेगमेंट को लोन दिए जाते हैं, उनको रिटेल लोन दे दिया। ठीक है, और कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा
कॉमर्शियल लोन के नाम से जाने जाते हैं। तो कॉमर्शियल लोन जो होते हैं यूजुअली टर्म लोन होते हैं या वर्किंग कैपिटल, जैसे मैंने ऊपर बताया था। और एक बात और है कि ओडी और सीसी में अगर आप डिफरेंस की बात करें तो सीसी केवल बिजनेस क्लास या एग्रीकल्चर क्लास को दी जाती है, जबकि ओडी जो है वो पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए, दोनों के लिए लोग यूज करते हैं। इवन एग्रीकल्चरिस्ट भी ओडी का अकाउंट खोल सकता है। ठीक है। इसके बाद जो लोन्स होते हैं, जैसे मैंने टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल की बात करी, तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इन टर्म्स ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी में दी जाती है, जो कि स्टॉक ऑफ गुड्स, बिल्स या बिल डेप्ट या बुक डेप्ट के अगेंस्ट, कोई भी आपकी सेल्स हुई है उसका पैसा अभी जो सेलर है उसके पास नहीं आया, तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग फाइनेंस करते हैं, तो वो सीसी लिमिट होती है। ठीक है। ऑल बिलोंगिंग टू द बोरोवर। टर्म लोन आर रिपेबल इंस्टॉलमेंट, जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि टर्म लोन जो होता है रिपेबल होता है ऑन इंस्टॉलमेंट। और मोरेटोरियम भी मिलता है कई बार, तो पीरियड ड्यूरिंग विच नो प्रिंसिपल इंटरेस्ट टू बी पेड। तो यहाँ पे ऑब्लिक क्यों लिखा है? कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रिंसिपल ही मतलब पेमेंट के लिए एग्जाम्पशन होता है, कहीं पर इंटरेस्ट भी आप पेमेंट ना दें तो भी चलता है, लेकिन ये आपके एग्रीमेंट और टर्म्स पे डिपेंड करता है कि आपने लोन जब दिया है तो किस तरह का दिया है। ठीक है। इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द कैश जनरेशन कैपेबिलिटी ऑफ द बोरोवर। द अमाउंट एंड द पीरियडिसिटी ऑफ रिपेमेंट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सैंक्शन। तो जो भी लिमिट वगैरह वो सैंक्शन कर दी जाती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे। ठीक है। अब बात आई बोरोवर कैसे होते हैं। तो जितने टाइप के हम अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में डील करते हैं, लगभग उतने ही टाइप के बोरोवर भी होते हैं। जैसे इंडिविजुअल हो गया, प्रोप्राइटरशिप फर्म में हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, जॉइंट वेंचर, या आपका एचयूएफ को भी लोन मिलता है, कंपनी को भी लोन मिलता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा कोई भी निगम या जो कंपनियां होती हैं उनको कॉरपोरेशन बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। और ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सबको भी लोन मिलता है। जैसे कि वो हमारा डिपॉजिट अकाउंट में पार्टी होते हैं, इसी तरह से वो लोन अकाउंट के भी पार्टी होते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप फर्म बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एचयूएफ बाय कस्टमरी लॉ। अब एचयूएफ के लिए कौन है? जो हिंदुओं में जो प्रैक्टिस होते होते जो लॉ बने उनको कस्टमरी लॉ बनते हैं। कंपनी को कंपनी एक्ट से, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को जिस एक्ट में वो बने हैं, बाय द एक्ट दैट क्रिएटेड देम, जिस एक्ट में बने उसमें रूल लिखा होता है। ट्रस्ट को इंडियन ट्रस्ट एक्ट से या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट से। रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट, वक्फ जो रिलीजियस होते हैं, कुछ चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट होते हैं, कुछ वक्फ जो मोमडेंस का होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से चलते हैं। ठीक है। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। तो हर तरह की पार्टी के एक्ट बिल्कुल डिफाइन है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टनरशिप एक्ट में जो है पार्टनरशिप एक्ट और इंडिविजुअल के लिए कॉन्ट्रैक्ट और बाकी के लिए जो भी एक्ट बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बात होती है। ठीक है। अब लोन भी एक वैरायटी और होती है कि फंडेड और नॉन फंडेड, यानी ऐसे लोन्स जिसमें इमीडिएटली बैंक का पैसा लगता है उनको हम बोलते हैं फंडेड, और जिसमें बैंक का पैसा अभी नहीं लगा है लेकिन कभी भी ड्यू हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम नॉन फंडेड लिमिट। टर्म लोन मैंने आपको बता दिया जो इंस्टॉलमेंट में होता है। डिमांड लोन क्या होता है? इस डिमांड लोन की बात अगर करें तो कभी कभी और बाय इंस्टॉलमेंट मींस वन लमसम में डिमांड जब भी कीजिएगी तो एक साथ जमा करना पड़ सकता है, या इसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है। बिल परचेज और डिस्काउंट है, जो बैंक जो बिल्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, उनको बैंक परचेज भी कर सकता है, डिस्काउंटेड भी। परचेज करता है जो बिल्स ड्यू हो जाते हैं उनको परचेज करता है, और जिनकी ड्यू डेट अभी नहीं है उनको डिस्काउंट करता है। ठीक है। जब भी आप लोन देने की बात करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है एंड यूज ऑफ फंड। मींस कोई भी लोन का जो पर्पज है वो यूज किया जाना जरूरी है, उसको टेक्निकली भाषा में बोलते हैं एंड यूज ऑफ फंड्स। और ये बहुत प्रिकॉशन होती है, अगर आपने लोन्स देने के बाद एंड यूज ऑफ फंड प्रॉपर कराया है तो लोन डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी में रखा हुआ है कि इंश्योर करे प्रॉपर
एंड यूज ऑफ द बैंक फंड, जो बैंक पैसा दे रहा है उसका प्रॉपर यूज करना उसको जरूरी होता है। देयर शुड बी नो डाइवर्जन ऑफ वर्किंग कैपिटल, मीन्स आपने 10 लाख की लिमिट बनाई कि रॉ मटेरियल खरीदेगा, लेकिन रॉ मटेरियल तो नहीं खरीदा, उसने एक न्यू कार खरीद ली, तो इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड, मीन्स वर्किंग कैपिटल को किसी और काम में यूज कर लेना। ठीक है, चाहे वो फिक्स एसेट के काम में यूज करे, चाहे इन्वेस्टमेंट कर ले अपनी कंपनियों में, चाहे शेयर को एक्वायर कर ले, डिवेंचर म्यूचुअल फंड ले ले, या कहीं और कैपिटल मार्केट में लगा दे। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो जितने भी लोन्स होते हैं उनके सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो या तो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है या कोलेटरल, या हम उसको कई पार्ट में बोलते हैं इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। ठीक है, ये भी कुछ सिक्योरिटी का वो रहता है इसमें। ठीक है, कई तरह के वो रहते हैं। और प्राइमरी सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है बाय द बोरोवर विद द बैंक फाइनेंस और द वन अगेंस्ट विच क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब किसी भी चीज के अगेंस्ट में अगर क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, बेसिक चीज जो कि बैंक के फंड से क्रिएट हुई मानी गई है या बैंक का पैसा उसमें लगा माना गया है, ठीक है, तो उसको तो प्राइमरी सिक्योरिटी बोल दिया। और कोलेटरल सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी है विच प्रोवाइड्स अ कुशन टू द बैंक इन केस ऑफ नीड। तो कई बार क्या होता है कि जब आप सीसी लिमिट देते हैं तो सीसी लिमिट में जो स्टॉक है वो स्टॉक को प्राइमरी सिक्योरिटी रखते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट बैंक के फाइनेंस से ही होता है, थोड़ा पार्ट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी भी ली जाती है जिसको हम गारंटर बोलते हैं, और इसको हम एक तरह से कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, और ये थर्ड पार्टी की गारंटी के फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, और चार्ज की बात करें फिक्स और फ्लोटिंग, अगर आपका स्पेसिफाइड एसेट है तो उसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं, और कोई एसेट ऐसा होता है जो बदलता रहता है, उस एसेट को हम फ्लोटिंग चार्ज में क्रिएट करते हैं। जैसे किसी परचूनी की दुकान में अगर आपने सामान के अगेंस्ट लोन लिया तो उसका रोज बदल जाता है, कोई दूध का स्टॉक है, रोज ये दूध आ रहा दूसरा आ जा रहा, तो जहां पे स्पेसिफाइड एसेट नहीं होते हैं वहां पर फ्लोटिंग चार्ज होता है। द क्रिएटर ऑफ द चार्ज कैन नॉट डील विद द एसेट विदाउट द स्पेसिफिक कंसेंट ऑफ द बैंक। ऑन द अदर हैंड अ फ्लोटिंग चार्ज इज एन इक्विटेबल चार्ज। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोटिंग चार्ज को इक्विटेबल चार्ज भी बोलते हैं। ऑन द एसेट प्रेजेंट एज वेल, अब इसमें बोला है कि कोई एसेट है जो प्रेजेंट है या फ्यूचर में क्रिएट होगा तो फ्लोटिंग पे होता है। जैसे जो क्रॉप वगैरह होती है, क्रॉप आई, अगली आई, फिर अगली आएगी, इस तरह से। अ फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स अ फिक्स चार्ज व्हेन मनी बिकम्स प्रीपेबल एंड द बैंक टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी। मीन्स जो भी स्टॉक सिक्योरिटी में लिया हुआ बैंक उसको अपने कब्जे में ले लेता है, और कब्जे में लेने के बाद अब कहता है भैया इसकी रिकवरी पूरी दे दो, उस कंडीशन में वो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं मार्जिन में। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो इसको यहाँ देख लीजिए, आपके हो सकता है कहीं पर भी काम आ जाए। तो सपोज कीजिए कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है, तो ट्रैक्टर की कॉस्ट 5 लाख है मान लिया, उसमें से 1 लाख की सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि 1 लाख सब्सिडी में है, 1 लाख आपका मार्जिन है और 3 लाख आपका लोन है। तो कोई भी लोन होता है उस लोन के ये मैक्सिमम कितने पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं। जो फाइनल जितने में गुड्स खरीदी जाती है उसको हम प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसको हमें वापस नहीं करना पड़ता है, नॉन रिटर्नेबल, मीन्स बैंक जो बोरोवर होता है उतने को उसको वापस नहीं करना होता है, बैंक को ये पैसा तो एडवांस देना होता है उसको कस्टमर को। और 3 लाख का लोन, तो अगर हम बात करें इस 5 लाख के प्रोजेक्ट में तो बैंक का लोन सिर्फ 3 लाख का हुआ है। ठीक है, लेकिन बैंक की डॉक्यूमेंट भरने की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो है लोन प्लस सब्सिडी का मिला के भरा जाता है। क्यों? कभी कभी सब्सिडी अगर ना वापस आए या
बोरोवर ने ऐसा काम कर दिया कि अब वो सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये सब्सिडी का पैसा भी बोरोवर से रिकवर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रायोरिटी सेक्टर आ गया। प्रायोरिटी सेक्टर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि प्रायोरिटी सेक्टर एनपीए, एलसी, मनी मार्केट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, चार्जेस, सिक्योरिटी। इन टॉपिकों को पढ़े बिना अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो फिर वही चांस है कि शायद होगा और शायद नहीं होगा। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस बीच में? सर मेरा एक क्वेश्चन कल की क्लास से है। हम्म, जैसे आपने बताया था वो जो जो जस्ट ब्रांच है आरबीआई को डेली कैश रिपोर्ट भेजती है उसे आईकॉम कहते हैं। आईकॉम। हम्म, हाँ, लेकिन आज ऑफिसर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था पहले ये 2019 तक होती थी और हम्म। अब इसे शायद ई कुबेर करके नाम दे दिया गया है। अच्छा, नेम बदल दिया। हाँ हाँ, जी, तो ये चीज ई कुबेर है अब। अच्छा, कुछ हाँ कल यूट्यूब में भी किसी ने आंसर दिया था, तो आप सभी लोग इस चीज को करेक्ट कर लें कि अब उसका नाम ई ई कुबेर कुबेर। कर दिया गया है। पहले जब तक मेरे को ऑपरेशनल का पता था तो आई कॉम बोलते थे उसे। ठीक है, हाँ तो और ई कुबेर 2019 के तक बारे थी। में एक बात और मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि ई कुबेर जो है आरबीआई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी को ऑक्शन करने की साइट भी है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी फंड, कोई भी सिक्योरिटी ऑक्शन की जाती है तो वो भी ई कुबेर में ही की जाती है। जी सर। ठीक है, जी सर, चलो थैंक यू। वेलकम सर। आप लोगों से इंटरेक्ट करके मुझे भी कई सारी नई जानकारियां मिलती रहती हैं। चलो, अब बात आती है प्रायोरिटी सेक्टर की। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो है वैसे तो इसका एक प्योर लेक्चर है, अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। कई लेक्चर ऐसे हैं जिसमें पूरा शिद्दत से बैठना चाहिए आपको, 1 सवा घंटा लगता है उसमें, लेकिन एक एक बात आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से आ जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिगर याद करके चले आते हैं, अरे वो इतना घुमा के पूछता है, फिर आपको दिक्कत होती है। ठीक है, चलो, तो आरबीआई सर प्रायोरिटी सर और सेक्टर एक गाइडलाइन जारी। हाँ, सर और एक क्वेश्चन था जो आज तुर सर बताए थे। एक तो आप बता दिए थे जो हाँ, पूछा था मैंने, और एक था हाँ। जो डिस्ट्रेस फार्मर और नॉन डिस्ट्रेस फार्मर, डिस्ट्रेस नॉन हम्म, फार्मर, उसका जो हम्म, लैंडिंग है वो हम्म, हमने पढ़ा शायद 2 लाख और 1 लाख है। लेकिन सर हम्म, जो बताए थे अभी नॉन हम्म, लिमिट है, जो फार्मर के लिए नॉन लिमिट है हम्म। और जो नॉन फार्मर के लिए 1 लाख है। उसका थोड़ा क्लियर करेंगे क्या प्राइवेट सेक्टर वाला? डिस्ट्रेस जो लोन्स होते हैं ना, जी उनकी बात कर रहे हैं ना, तो जी जी अभी मैं इसमें पहले मैं इसमें जो बुक का कवर कर लूँ, हो सकता है कि वहां आ जाए। अगर वो जी, वहां पर नहीं आता है तो फिर फिर मैं करेंगे, आपको ठीक सर्कुलर रेफर कराऊंगा। है। ठीक जी है, जी सर, ठीक। ओके सर। डिस्ट्रेस फार्मर की अगर हम बात करें तो और लोगों को बता दूं मैं, डिस्ट्रेस फार्मर जो हैं वो होते हैं जो किसी से नॉन इंस्टीट्यूशनल लोगों से कर्जा लेते हैं और उनका वो कर्जा वापस नहीं कर पाते हैं। करने का। तो वो एक यस तरह से उसमें, एक तरह से ये कहना चाहिए, कर्ज में दबे हुए लोग, यस। डिस्ट्रेस। ठीक है, तो वो कभी उसका कर्जा वापस कर ही नहीं पाते। तो अगर आप जी ऐसे बंदे को लोन दे रहे हैं, अगर आप ऐसे बंदे को लोन दे रहे हैं तो वो डिस्ट्रेस कैटेगरी में आता है। और बैंक ने इसके लिए डिस्ट्रेस फार्मर के लिए जो लिमिट्स हैं
वो अलग अलग लिमिट्स बना रखी हैं कि कितने तक आप प्रायोरिटी सेक्टर में ले कवर सकते हैं। होगा। ठीक है। ये मैंने सर्कुलर खोल भी लिया है, देखो यहाँ देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप सब लोग। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो 15.2 पॉइंट है, लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। ठीक है, तो एक तो हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल Yes. लेंडर, तो उसके लिए बोलता है जो लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन है नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर टू प्रीपे देयर। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन्स के जो लोग हैं जी जिन्होंने लोन दिया हुआ है, और यहाँ पर एक फार्मर्स वर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अदर देन डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स। ठीक है, और यहाँ पर फार्मर। डिस्ट्रेस यस सर। पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, तो फार्मर के लिए जो है वो लिमिट अलग है। ठीक, अदरों के लिए लिमिट कितनी है? नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, नॉट एक्सीडिंग 1 1 लाख। लाख पर है। ठीक है, 1 लाख। और जो नेक्स्ट जो डिस्ट्रेस वाला है, हाँ, तो और चीजों के लिए साइलेंट है, देखो ये। ठीक है, जो लिमिट है वो कितनी है? 1 लाख है, और जो फार्मर्स हैं जी उनके लिए कोई भी बात इसने नहीं की है। तो इट मीन्स अगर कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसके लिए लिमिट क्या होगी? कोई क्राइटेरिया नहीं है। सर डिस्ट्रेस पर्सन अलग चीज हुई ना, और डिस्ट्रेस फार्मर। डिस्ट्रेस ऐसे बताता हूँ मैं। डिस्ट्रेस पर्सन तो सारे हैं, लेकिन एक फार्मर हाँ होता हाँ है, हाँ, एक वही नॉर्मल बता रहा होता हूँ। देखो ये तो है डिस्ट्रेस पर्सन, उसी में से अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको हम बोल देंगे डिस्ट्रेस फार्मर। ठीक है, मींस एग्रीकल्चर से अलग एक्टिविटी वाला कोई है तो उसके लिए जो लिमिट है कितना है? 1 लाख, और एग्रीकल्चर के लिए कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक चलो है आगे सर। बढ़ते हैं। तो आरबीआई, और आरबीआई में एक बात है कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइंस हैं वो आरबीआई ही जारी करता है, और आरबीआई जो टारगेट बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स होती हैं उनको कवर करने के लिए ये अपना प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट फिक्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हाउसिंग लोन का, ये आपको कंफ्यूज करता है। तो हाउसिंग लोन में मेट्रोपॉलिटन में 35 लाख का लिमिट है, लेकिन उसमें जो हाउस है उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए? 45 लाख। 45 लाख। ठीक है, और जो ये वाला हाउस है ये कितना होना चाहिए? जो 25 लाख वाला है नॉन मेट्रोपॉलिटन का? 30। नहीं, वो कम होगा। नहीं, हाँ 30 लाख का घर होना चाहिए, लोन इतने में मिलेगा। 30 लाख का लोन होना चाहिए, और घर कितने घर का होना होना चाहिए? चाहिए, घर होना चाहिए 30 लाख का, 25 का लोन मिलेगा। अच्छा, इसको भी मैं यहाँ देखता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यही है सर, 25 और 23 है। 25 लाख लोन मिलेगा, 30 हाँ, लाख का घर होना चाहिए। थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। यहाँ देखिए स्क्रीन पे। अच्छा है, इसी बहाने प्रायोरिटी सेक्टर भी कवर अप हो जाएगा। देखो रिवीजन हो जाएगा। जो आपका इंडिविजुअल वाला मेट्रोपॉलिटन है वो 35 लाख का लोन है, और नॉन मेट्रोपॉलिटन में 25 का लोन है, लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो 45 और 30 रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, 30।
35, 45 और यस सर 30। तो जो मैंने यहाँ फिगर बनाया था तो उसमें इसकी कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट इतने से नहीं होते। मान लिया आप कोई 2 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ का हाउस है, 2 करोड़ का हाउस है और वो आपसे कितना ले लेता है, 20 लाख का लोन लेता है, तो क्या है प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि हाउस की कॉस्ट 45 से ज़्यादा हो गई है। ठीक है। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि 35 तक के लोन बहुत से लिबरल कंडीशन में कर देती हैं। उसका रीजन यही है कि उनका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा होता है उससे। ठीक है। और जो आप बात करेंगे रिपेयरिंग की, तो 5 लाख है मेट्रोपॉलिटन में, ठीक है, और 2 लाख है अदर सेंटर में। एजुकेशन लोन के लिए बिल्कुल इंडिविजुअल हो गया 10 लाख। अब ये 20 लाख वाला क्राइटेरिया खत्म हो गया। ठीक है। कोई भी माइक्रो क्रेडिट है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इंटरमीडियरी दे, चाहे वो एसएचजी को दिया हो या एनजीओ को दिया हो, ठीक है, वो सब किस में आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में। रिटेल ट्रेड आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्री सेक्टर के जितने भी लोन्स हैं वो भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर में होते हैं। और हाँ, एक चीज और है इसमें कि कोई मैं अगर आपसे पूछूं कि माइक्रो लोन की सब लिमिट, माइक्रो लोन की लिमिट क्या है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, कितने परसेंट है? 7.5%। ठीक है। तो आप इसमें देखिए, ऑल एडवांसेस ग्रांटेड टू यूनिट ऑफ केवीआई irrespective of their size of operation, location or amount, investment in plant and machinery are covered under priority sector advance and will be eligible for consideration of 7.5% of the small enterprise। जो हमने बोला कि 7.5% वाले क्राइटेरिया में ये रहेगी। ये यहाँ पर स्मॉल इंटरप्राइज थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ माइक्रो एंड स्मॉल, माइक्रो है, वो माइक्रो है या माइक्रो एंड स्मॉल है, किसी को याद है? यस सर, माइक्रो एंड स्मॉल। स्मॉल, क्योंकि मीडियम वाले को हम लोग उसमें नहीं लेते हैं, किसमें, प्राइवेट सेक्टर में नहीं लेते। प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं लेते हैं। सर हाउसिंग लोन का लिमिट चेंज हुआ तो रिपेयर वाला भी चेंज हुआ होगा ना सर? 2 और 5 बता तो रहे, लेकिन हमको लग रहा है और कुछ ज्यादा है उसका। नहीं 6 और 10 है सर, 6 और 10 हो गया सर। है, हाँ 6 और 10 तो है ही। अच्छा नहीं 6 और 2 10 और है। 5 पहले वो कम था शायद। मैं क्या- चलो सर, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस सामने स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ 8वें में जो है सर ना, उसमें बुक में माइक्रो एंटरप्राइजेज दिया है, स्मॉल एंटरप्राइजेज नहीं दिया है। नहीं देखो सामने दिखा दिया मैंने, ये सर्कुलर दिखा रहे हैं हम आपको, दिख रहा है रिपेयरिंग बढ़ माइक्रो गया है। एंटरप्राइज, जी। ये लाइन है ना ये वाली। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये CEOBE क्या होता है? क्रेडिट इक्विवेलेंट क्रेडिट इक्विवेलेंट, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक्सपोजर, बैलेंस शीट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट नहीं, एक्सपोजर। एक्सपोजर, एक्सपोजर। बैलेंस शीट एक्सपोजर। हाँ एक्सपोजर है सर। ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये स्मॉल की जगह क्या करेंगे, माइक्रो है। लैंडिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, एक मिनट में इसमें बुक में भी देखता हूँ, बुक में क्या स्मॉल ही लिखा हुआ है? बुक में माइक्रो है सर, बुक में माइक्रो है ना, तो थोड़ा टाइपिंग माइक्रो मिस्टेक है। हुआ और है। ये 60 सब टारगेट 60% ब्रैकेट में है ना, वो भी नहीं। हाँ वो तो ये तो काट दिया ना, जो 60% लिखा हुआ है वो कटिंग हो रखा है, देखो ध्यान से। ये कौन सी वाली बुक में बता रहे हैं आप, है माइक्रो? AFD की बुक में है सर, इसी यूनिट में है। कौन से एडिशन की बुक है? मैकमिलन की है। नहीं नहीं, एडिशन कौन सा है?
फिफ्थ है, फोर्थ है, फोर्थ। फोर्थ ना? हाँ तो ये सर। मेरे हाथ में जो है वो ग्रीन कलर वाली बुक है ना, ग्रीन कलर इसमें वाली दिया बुक, है 7.5% डिस्क्राइब फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस ग्रीन सेक्टर। कलर की। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। आगे, लैंडिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब इंक्लूड करे गए हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है। रीफाइनेंस, रीफाइनेंस क्या होता है उसको समझ लीजिए आप लोग। ऐसा होता है जैसे बैंक है एसबीआई, मान लिया एसबीआई का एक टारगेट है कि 400 करोड़ एग्रीकल्चर में देना है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे फार्मर लेना चाहते हैं, बहुत सारे फार्मर लोन लेना चाहते हैं, तो ये कहेगा, एसबीआई कहेगा कि नाबार्ड से कहेगा कि मैं एग्रीकल्चर लोन देना चाहता हूं, आप मुझको 100 करोड़ दे दीजिए, 100 करोड़ दे दीजिए, और वो 100 करोड़ इन लोगों को वो फाइनेंस करता है। तो किसी को जब फाइनेंस करते हैं तो उसके अगेंस्ट में अगर हम कहीं से और से मनी अरेंज करते हैं उसको हम रीफाइनेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जितने ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एग्जिम, नाबार्ड, सिडबी, और इसके अलावा एक और है, कोई बताएगा वो, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है? NHB। एनएचबी, चलो और एक और बताओ, एक और बताइए। EDI। ICICI होगा सर क्या? क्या कह रहे हैं, बताएं हम? मुद्रा बैंक भी है कोई? यस सर। है, मुद्रा बैंक में भी जो है मुद्रा को रिफाइनेंस करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो रिफाइनेंस समझ में आ गया, तो इस कंडीशन में वो कहीं से रिफाइनेंस वो अरेंज करते हैं। अगला है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आप लोन दे रहे हैं तो लोन देते ही बेसल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि कौन सा रिस्क शुरू हो जाता है, क्रेडिट रिस्क। इसीलिए यहाँ पर आया कि क्रेडिट रिस्क आपको क्या करना है, मेंटेन करने के लिए भी अपना मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अब आती है क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स। एक क्वेश्चन आपका पक्का इसमें से आता है कि ये जो जितने भी आप फाइनेंस करते हैं तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस होते हैं वो कितने कितने किसके लिए लिमिटेड होते हैं, वो यहाँ पर लिमिटें बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसने बोला हुआ टू अचीव ए बेटर रिस्क मैनेजमेंट, अवॉइडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन एंड ऑफ क्रेडिट रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क से मतलब हुआ कि एक ही स्कीम पे आप दिए जा रहे हैं, ठीक है। द आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब्स लिमिट ऑन एक्सपोजर ऑफ ए बैंक to individual borrowers and group of borrowers in India. Apart from this, banks may consider the fixing internal limit. तो यहाँ पे क्या है कि बैंक अपनी इंटरनल लिमिट फिक्स करता है कि किस सेक्टर में हम लोग कितना लोन देंगे। जैसे अभी एक स्कैम नजर में आया है आपको, कौन सा स्कैम है वो? ABG ग्रुप। हाँ, एबीजी या एसबीजी क्या है? हाँ SBG वो जो। हाँ, ये क्या किस चीज का है उसका वो? तो एबीजी सीपीआर। उसमें सर एक्सपोजर क्रॉस कर गया ना SBI का 29,000 करोड़, 2900, वो जो भी है वो लिमिट कम था, वो ज्यादा दे दिए। 28,000 के अप्रोक्स वो स्कैम हो रहा है।
तो उसमें सबसे टॉप आईसीआईसी ने दिया है 8-9 हजार करोड़, तो ऐसे ही आईडीबीआई ने दिया हुआ है, ऐसे ही एसबीआई का नाम तो तीसरा है उसमें, शायद 6,000 करोड़ के आसपास। लेकिन तो उसका एक्सपोजर लिमिट कम था सर, कुछ ज्यादा दे दिया, ऐसा कुछ था हाँ उसमें। हाँ वही, मतलब उसको जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिक्स किया होगा उससे ज्यादा चला गया होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उसको एक्सपोजर को फिक्स करते हैं। दीज लिमिट आर फिक्स बाय द बैंक हैविंग रिगार्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर। तो वो डिफरेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस और उनमें जो रिस्क है उस रिस्क को पहले से कैलकुलेट करके आइडिया लगा लेते हैं कि इस काम में रिस्क ज्यादा है तो हम इस वाले लोन्स को हम कितना ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। द लिमिट्स सो फिक्स्ड आर रिव्यूड पीरियडिकली एंड रिवाइज्ड इफ नेसेसरी। तो कभी कभी क्या होता है इसको वो करते हैं। और आरबीआई भी जो है एनबीएफसी के लिए एक्सपोजर नॉर्म बनाता है, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो आईएफसी है वो, ठीक है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का नाम बता सकते हैं कुछ? एक आईआईएफसी है, ठीक है। बैंक आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फ्रेम और उसके लिए फिर नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एमसीएलआर सिस्टम, एमसीएलआर सिस्टम की बात करेंगे तो एमसीएलआर में अगर हम बात करें तो वो 2016 से हुआ था। अभी कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है बैंक में? बेंचमार्क क्या था? EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। तो 2016 से पहले क्या चल रहा था हमारा? बेस रेट चल रहा था, 2010 से शुरू हुआ था। तो बेस रेट के बाद MCL मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट शुरू हुआ। तो अभी जो है अधिकतर बैंक कौन से कॉन्सेप्ट में आ गए हैं? EBLR में। किसमें आ गए हैं? EBLR में क्या है, वो कोई बाहर का कोई बेंचमार्क उठाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने लोन्स के रेट को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम MCLR की बात करें कि कौन एग्जाम्प्ट होंगे तो उनकी बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं उनके लिए जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस तरह से होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन ग्रांटेड एज ए पार्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज। तो अगर कोई स्पेशल पैकेज के थ्रू लोन दिया जा रहा है तो वो भी इससे बाहर होंगे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे अलग हो सकता है। किससे? बोलो, किससे अलग हो सकता है? बोलो। MCLR पढ़ रहे हैं, MCLR से अलग हो सकते हैं उसके रेट, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ MCLR को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लोन ग्रांटेड अंडर वेरियस रीफाइनेंस स्कीम बाय गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट ट्रेकिंग wherein bank charge interest at the rate prescribed under the scheme to the extent refinance is available। means अगर उसको refinance 4% मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको 9% पे दे दे। तो refinance जितने मिल रहा है उसमें से थोड़ा सर्टेन परसेंटेज बढ़ा के ही वो लेगा, ठीक है। फॉलोइंग कैटेगरी लोन कैन बी प्राइस विदाउट बीइंग लिंक्ड, और ये लोन भी बिना MCLR, जैसे ओन डिपॉजिट के अगेंस्ट है, रिटायर्ड एम्प्लॉय को जो लोन दे रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं, मतलब उनको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। और मार्केट डिटरमाइंड एक्सटर्नल बेंचमार्क से कोई लिंक है, और आपका फिक्स रेट लोन्स बैंक जो बैंक ने दिए हुए। हाउएवर इन केस ऑफ हाइब्रिड लोन वेयर इंटरेस्ट आर पार्टली फिक्स्ड और पार्टली फ्लोटिंग, तो पार्टली फिक्स और पार्टली फ्लोटिंग रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड लोन, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट आया फिक्स और फ्लोटिंग। तो फिक्स और फ्लोटिंग के बारे में हमारी कल भी परसों बात हुई थी। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो अपने रेट तय करता है। और फ्लोटिंग है तो वो जो भी मार्केट बेस बेंचमार्क जिससे तय किया होगा उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन द फ्लोटिंग रेट एडवांस आर लिंक्ड
to an internal benchmark, bank shall determine their actual lending. तो कई बार क्या होता है कि बैंक जो है इंटरनल बेंचमार्क रेट जो उसका है उससे डिटरमाइन करता है, या कभी कभी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से, दोनों से होता है। पैनल रेट की बात करेंगे तो पैनल रेट बैंकों को परमिशन है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिल करके पैनल रेट चार्ज कर सकते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ लोन टू बोरोवर्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर नो पैनल इंटरेस्ट शुड बी, तो प्रायोरिटी सेक्टर वाले के लिए कोई भी पैनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, जो कि लोन कितने तक का होगा, अगर 25,000 तक है। ठीक है। सिक्योरिटी की बात हमने थोड़ा पहले भी कर ली थी, और ये हमने डिटेल में पढ़ा है। मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ मॉर्गेज, और कौन सा रह गया इसमें, बोलो, जो इसका आंसर देगा वो पास हो जाएगा। असाइनमेंट है असाइनमेंट Lien. लिखा हुआ है, लियन लिखा हुआ है। है अच्छा वो वाला, अच्छा सॉरी लियन। हाँ और एक और बताओ, चलो अच्छा, मॉर्गेज तो यहाँ लिखा हुआ था ना, एक और रह गया, बीडी एक्ट से मतलब नहीं है। Appropriation. हाँ, Appropriation. भूल गए साहब। सब 7 है। टाइप के Right चार्जेस of- होते हैं। राइट ऑफ सेट है? ऑफ है। राइट ऑफ सेट सब ऑफ तो दिया हुआ है। अच्छा दिया है ये क्या? जो अच्छा, राइट ऑफ सेट ऑफ दिया है। ये 7 टाइप के चार्जेस हैं, आपको कम से कम 4 to 5 मार्क्स आपको एग्जाम में देते हैं। और ये चार्जेस वाला टॉपिक पीपीपी में भी है, और लीगल किसमें में है? भी है, लीगल में भी है। एएफबी लीगल में में भी भी है। हाँ, एएफबी में तो थोड़ा हल्का हल्का सुन रहे हैं ना। चलो, तो मॉर्गेज कितने टाइप की मॉर्गेज होती है, चलो ये बताओ। 7 सिक्स 6 टाइप की होती है। सिक्स टाइप के 6 टाइप की। हम लोग कितने टाइप की यूज करते हैं बैंक में? 2 टाइप की, इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज। रजिस्टर। चलो, प्लेज की बात है। प्लेज में जहाँ पे आप डिलीवरी ऑफ गुड्स देते हैं और गुड्स को अपने वहाँ अपना स्पेसिफिक फिक्स चार्ज करके क्रिएट करते हैं। और एक क्वेश्चन देखो, ये भी क्लियर हुआ कि प्लेज ऑफ गुड्स में कौन सा चार्ज होता है, स्पेसिफिक या फिक्स, फ्लोटिंग नहीं होता। फ्लोटिंग किस पे होता है? फ्लोटिंग चार्ज हमारा जो ये हाइपोथिकेशन की गुड्स होती हैं इसमें हो सकता है, लेकिन कुछ कभी कभी फिक्स भी हो सकता है। फिक्स किस केस में होगा? जैसे आपका व्हीकल है, व्हीकल जो होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, तो उसमें कौन सा चार्ज होता है? फिक्स चार्ज होता है। और फ्लोटिंग किस पर होता है? जैसे आपका स्टॉक है, वो बदलता रहता है ना, स्टॉक शेयर है, वगैरह। स्टॉक पे कौन सा चार्ज होता है? फ्लोटिंग। असाइनमेंट किस में Yes. होता है? आपका कोई फ्यूचर के डेट है, राइट है, और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। एक पर्सन की प्रॉपर्टी को दूसरे के अगेंस्ट में, फेवर में, दूसरे के फेवर में अगर आप रखते हैं तो असाइनमेंट होता है। ठीक है। और इसमें एक वर्ड हमने बहुत क्लेम किया था उस समय कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वाला वर्ड है ये? Actionable claim. एक्शनेबल क्लेम होता है। जैसे बुक डेट मांगने पर मिलते हैं, LIC मांगने पर मिलती है मैच्योरिटी उसकी। ठीक है, तो उसमें भी असाइनमेंट होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बुक डेट पर 2 चार्ज होते हैं, एक असाइनमेंट और दूसरा, सब भूल गए क्या लिखा। हाँ, बुक डेट ऐसा सिक्योरिटी है जिस पर हमारा असाइनमेंट या ये क्या बोलते हैं, हाइपोथिकेशन दोनों हो जाते हैं। ठीक है। सेट ऑफ कौन सा राइट है? स्टैट्यूटरी राइट है। मींस इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। ठीक है, अलग से कोई कानून नहीं है। स्टैट्यूटरी राइट, अगर हमें किसी से कुछ पैसा लेना है, उसका कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं
कि हम ईमानदारी से पहले उसको पैसा वापस देंगे फिर उसे ईमानदारी से मांगेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मीन्स जो भी आप गिरवी रख रहे हैं उन गुड्स, उनको रखने के लिए आपको उनके डॉक्यूमेंट, उस गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी वो एक तरह से मालिकाना हक का प्रूफ करने वाला कागज। हक, टाइटल माने क्या होता है? हक। और टाइटल डीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलो। हक विलेख। हक विलेख बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइटल डीड क्या है? इज अ नेगोशिएबल और क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कई मामलों में वो नेगोशिएबल भी हो सकता है और कई मामलों में वो क्वासी मतलब आधा नेगोशिएबल। क्वासी माने आधा। ठीक है। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द टाइटल ऑफ गुड्स आर, अब वो कौन कौन से हैं? बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, ट्रांसपोर्ट रिसीट, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर रिसीट और वारफिंजर रिसीट। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स को शो करती हैं। बैंकर्स जनरल लियन, जनरल लियन में क्या होता है? जहां पर राइट ऑफ रिटेनिंग द गुड्स सिक्योरिटी अनलेस ए डेट ड्यू टू डेबिटर पेड टू द क्रेडिटर बाय द डेटर, मीन जब तक उसका पैसा ना दे दे तब तक हम अगर उसके रखने का हक है उसको हम बोलते हैं बैंकर्स जनरल लियन। और लियन क्या है? एक स्टेट राइट है विच डज नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट एग्रीमेंट। ठीक है, तो लियन है चाहे जनरल लियन है, उसके लिए कोई हमें स्पेशल होनी चाहिए। अ बैंकर में इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कंट्रारी रिटेन एज सिक्योरिटी ग्रेटेस्ट जनरल बैलेंस एनी गुड्स ऑफ सिक्योरिटी बेल टू हिम, जो भी उसने सामान रखा हुआ उसके अगेंस्ट में हम रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस चैनल पर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ हम बैंकिंग वीडियो डालते हैं और ये हमारा सेकंड चैनल है, इसमें हम कोई मिसलीनियस और कोई भी वीडियो नहीं डालते। ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। और रीसेंट जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, अगर पुरानी क्लासेस देखनी है तो ऐप में जाके स्टडी मटेरियल में जाके देख लीजिएगा। ठीक। नेगेटिव लियन क्या होते हैं? एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये रखा हुआ, नेगेटिव लियन, इसको सुन लीजिएगा। कॉमनली रेफर टू एन अंडरटेकिंग गिवन बाय द बोरोवर टू द बैंक that he will not create any charge over his immovable or movable property or asset including uncalled capital without the prior permission of the, तो अगर विदाउट परमिशन के बैंक, हम लोग क्या करते हैं, बोरोवर से परमिशन वो अंडरटेकिंग लेते हैं कि हमारे से पूछे बिना आप इसको कहीं गिरवी नहीं रखोगे। नेगेटिव लियन रिलेट्स टू गुड्स सिक्योरिटी एक्सेट्रा विच आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ द बैंक। Negative lien does not require registration with the registrar of the companies। और तो अब नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बोरोवर जो डिक्लेयर कर रहा है वो कौन सा वर्ड कर रहा है? he will, क्या कह रहा है वो? he will charge. not, He will he not will create. not। ठीक है, तो वो नेगेटिव लियन क्रिएट कर रहा है हमारे साथ कि वो कहीं और नहीं करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव लियन। और इसके लिए कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एडवांस, आरबीआई ने कुछ चीजों पर क्या है रेस्ट्रिक्शन किए हुए हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द बैंक्स ओन शेयर। तो ये आरबीआई ने कहा है कि वो अपने ही शेयर के अगेंस्ट में क्या नहीं करेगा, फाइनेंस नहीं करेगा। लेकिन ईसॉप स्कीम कोई आ जाए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम आ जाए, तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है? फाइनेंस कर सकता है। ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी अपने ही एम्प्लॉय को देने के लिए अगर कोटा जारी करता है तो कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय के पास पहले से कुछ शेयर हैं बैंक के, उनके लिए नहीं कर सकता। ठीक है। रिहेबिलिटेशन ऑफ रिकवरी, तो जब आपका लोन खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको रिहेबिलिटेट करा जाता है उस सिख एसएसआई यूनिट को जो थोड़ी सी कमजोर चल रही है, उसको किस तरह से हम क्या करें कि उस लोन को अच्छा करें। और कितनी भी आप खूबसूरती से लोन दे दीजिए,
फिर भी ये कंडीशन आ सकती है। और दूसरा था कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, मीन्स कॉर्पोरेट को जो आपने लोन दिया उसको रीस्ट्रक्चर करना, उसकी कंडीशंस इस तरह करना कि शायद वो पेमेंट कर पाए, थोड़ा लिबरल करना, लेंदी पीरियड करना, ठीक है। फेयर प्रैक्टिस कोड, तो फेयर प्रैक्टिस कोड की जब बात आएगी तो गाइडलाइन है, कौन कौन लोग हैं जो फेयर प्रैक्टिस कोड जिसकी हम मानते हैं। एक तो आरबीआई हो गया, और दूसरा IBA, और तीसरा आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद, IBA के फैक्टर फेयर प्रैक्टिस कोड है, BCSBI के फेयर प्रैक्टिस कोड है, और RBI की जनरल गाइडलाइंस है। और जो ये गाइडलाइंस होती हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर लोन्स एंड देयर प्रोसेसिंग के बारे में, डिसबर्समेंट के बारे में, लोन के अप्रेजल की टर्म्स कंडीशन, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन, और जनरल गाइडलाइन होती है कि किसी भी आधार पर आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ना ही रिकवरी में उसको किसी को हैरेस करेंगे, ठीक है। ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ लोन्स इन द बैंक। मेरे हेलो हेलो हाँ हेलो बोलिए। मेरा ओके फिर इस के साथ ही हो रहा है। हेलो आपका नेटवर्क शायद स्लो है, या तो आप टाइप करिए या लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। सर आरबीआई का कोई फेयर प्रैक्टिस कोड नहीं है ना? फेयर प्रैक्टिस नो कोड नहीं है, मैंने बोला गाइडलाइंस है उसकी, गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई ऑन फेयर प्रैक्टिस कोड, उसकी गाइडलाइंस है, ठीक है। और फेयर प्रैक्टिस कोड प्योरली बात करें तो IBA की है और BCSBI की है, ठीक है। चलो लोन एप्लीकेशन के बारे में है। लोन एप्लीकेशन जब भी होगी तो उसको लोन एप्लीकेशन रिसीव रजिस्टर में फर्निश किया जाएगा और उसको सारी इंफॉर्मेशन के साथ रखा जाएगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मांगे जाएंगे, और अगर उसको रिजेक्ट करना है तो अपने से एक हायर लेवल के अधिकारी द्वारा उसको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर फील्ड अफसर वहां सैंक्शन करने वाला है तो वो ब्रांच मैनेजर से रिजेक्ट कराएगा, मतलब अपना करके देगा, ब्रांच मैनेजर उसको ओके करेगा। ब्रांच मैनेजर है, कोई फील्ड अफसर नहीं है, अगर लोन ब्रांच मैनेजर करता है तो ब्रांच मैनेजर से ऊपर वाला जो होगा यानी रीजनल ऑफिस, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस, अब आजकल क्या है कि ऑनलाइन सबमिशन का जमाना आ गया सब कुछ, ठीक है। असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस, तो जब भी कोई प्रपोजल होता है तो उसको एसेस करना है। क्या, देखो 2 वर्ड हैं, इसको हमेशा याद रख लो, ये 3 वर्ड हैं। क्या है पहला वर्ड? टेक्निकली फिजिबल, इकोनॉमिकली वाइबल एंड कॉमर्शियली एक्सेप्टेबल, ये 3 वर्ड याद करो। जब भी कोई लोन का प्रपोजल एसेस होता है तो 3 चीजें देखी जाती हैं कि टेक्निकली ठीक काम करेगा, इकोनॉमिकली प्रॉफिट लॉस सही रहेगा, कॉमर्शियली यानी इसका कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करने पे, चलाने पे फायदा करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसमें एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसी, प्रोमोटर कौन है, ठीक है, यूनिट जो उसके जैसी कुछ यूनिट चल रही हैं वो कैसा काम कर रही हैं, ठीक है, अकाउंट पहले कैसे किया हुआ इसने, पुराने लोन कैसे हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, और इनपुट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉमर्शियल वायबिलिटी, रेशियो एनालिसिस करके आप सारे रेशियोज देखेंगे, गारंटी कोलेटरल क्या दे रहा है, यूनिट कैपेबल टू अचीव द प्रोजेक्ट कैश फ्लो, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, मान लिया उसने 5 ईयर का दिया तो 5 ईयर तक का कैश फ्लो दे रही है, आर्बिट्रेबल या जो भी कोई है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लोकेशनल रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है। और जब से GST आ गया है तब से एक लोन की स्कीम आई है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल अप्रूवल इन 59 मिनट, 59 मिनट में प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। सैंक्शन की बात हम करें तो सैंक्शन के लिए जब आप सैंक्शनिंग पावर जिसको होगी उसको सैंक्शन करेगा, और अगर उसको पावर नहीं होगी तो क्या करेगा, अपने हायर अथॉरिटी को वो देगा, ठीक है। डिसबर्समेंट,
देखो कोई भी, जब इसमें एक अच्छी बात दी हुई है, सबसे पहले लोन की क्या आती है आपके पास, एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन को देखने के बाद आप क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं, अप्रेजल करते हैं। अप्रेजल करने के बाद अगर अच्छा होता है तो क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन के बाद क्या करते हैं, डिसबर्समेंट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो सैंक्शन की बात आ रही है हमारी। उसके बाद क्या होगा, डिसबर्समेंट होगा। डिसबर्समेंट में क्या है, उसका फंड जो है वो दिया था। और इसमें डिसबर्समेंट में एक बात ध्यान रखिएगा कि उसको डायरेक्ट कैश देना है नहीं देना है, जो उसका मशीन का सप्लायर है उसको देंगे, तो ये सारी चीजें वो करी जाती है। ठीक है, और जब आप डिसबर्समेंट करते हैं तो आपने जो भी फाइनेंस किया हुआ है उसको क्या करना पड़ता है, चार्जेस क्रिएट करने पड़ते हैं। और वो कैसे, या तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में करते हैं, आरटीओ में करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में करते हैं, लैंड रिकॉर्ड में करते हैं। तो जहां जहां आपकी सिक्योरिटी है उसकी जो भी ऑथराइज बॉडी है वहां पर करते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग, जो मैंने बोला कि आप आफ्टर लोन होता है, आफ्टर लोन क्या करते हैं आप, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला काम हो गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में एक तो कौन सा होता है, प्री, और दूसरा क्या होते हैं फिर बाद में, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट कई सारे हो सकते हैं, जो उसमें ड्यूरेशन दिया हुआ आपकी बैंकिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसमें करना है। ठीक है, द इंश्योर्ड दैट बोरोवर हैज नॉट अवेल ऑफ फाइनेंस फ्रॉम एनी अदर लेंडर, मतलब किसी और से ना ले लिया उसने। ठीक है, चेक दैट बोरोवर हैज एक्वायर्ड डिस्पोज द एसेट विदाउट, बैंक की बिना कंसेंट के वो कोई भी एसेट को डिस्पोज नहीं कर सकता है। और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का है पीरियडिक रिव्यू करेंगे, आप उसको अलाउ नहीं, अवेल नहीं कराएंगे अनपेड स्टॉक के अगेंस्ट में, कोई भी लिमिट फाइनेंस अवेलेबल नहीं कराएंगे। ठीक है, मीन्स वो पहले से ही कहीं से उधार लेके आ रखा, मीन्स अगर उसके पास 50 लाख का स्टॉक है, पता लगा 10 लाख का वो क्या लेके आ रखा है, उधार लेके आ, तो आप उसको लिमिट जो देंगे कितने पर देंगे, 40 लाख पे देंगे। ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे सारी फिगर्स को। ठीक है, और जो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग हैज बीन वर्किंग एट द प्रोजेक्टेड लेवल, पर जो भी कुछ है उसको आप यूनिट को चेक करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, रिव्यू ऑफ द कंडक्ट ऑफ, क्या होता है जब आपका लोन चलने लग जाता है तो जो स्टॉक स्टेटमेंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद, उसके फाइनेंशियल डेटा को देखने के बाद आप उसे लिमिट को क्या करते हैं, द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ बैंक आर ऑल्सो एग्जामिन्ड इफ द एनालिसिस इंडिकेट वीकनेस ऑफ द ऑपरेशन, तो नीड फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो उस कंडीशन में आप उससे कुछ अलग से कागज और उससे कुछ सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ एडवांसेस, एक वर्ड होता है रिन्यूअल और एक होता है रिव्यू, कौन सा खतरनाक होता है या किस में ज्यादा मेहनत लगती है, बोलो। रिन्यूअल में ज्यादा मेहनत। रिन्यूअल में सर, में रिन्यूअल में अधिकतर क्या मांगे जाते हैं, पेपर्स सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग। फ्रेश डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस। और रिव्यू में एक ओवरव्यू होता है, क्या होता है, ओवरव्यू होता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लोन के मेथड कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल को कैसे असेसमेंट करते हैं, आपको पता है, आपका एक क्लास इसमें हुआ है, बोलो, जो आपका पीपीवी है, पीपीवी में एक यूनिट है, मैं बता देता हूं आपको। यूनिट नंबर 19, प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्रेडिट मॉनिटरिंग एसेस अरेंजमेंट की बात आ रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, तो ये जो है कुछ मेथड है उसके। ठीक, और इसमें क्या है, जब भी आप बैंक करेंगे तो बैंक में से फाइनेंस करेंगे तो बैंक का जो ऑपरेशनल मैनुअल है
उसमें सारी प्रैक्टिसेस दी होती हैं कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सीएमए फॉर्मेट फॉर फाइनेंस, तो सीएमए फॉर्मेट है, क्रेडिट मॉनिटरिंग के फॉर्मेट हैं, उसमें कुछ फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। इन फॉर्म्स में क्या क्या चीजें, पहले वाले में क्या है, एग्जिस्टिंग लिमिट, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट का जो रेशियो वगैरह वो देखेंगे, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट देखेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, मैक्सिमम परमिशन एमबीपीएफ देखेंगे कितना कर सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको वहां पर करने हैं। इन एडिशन द बैंक ऑल्सो प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग 2 फॉर्मेट, कौन कौन से, फॉर्मेट ऑफ सेलिएंट फाइनेंशियल इंडिकेटर, यानी एक तरह से जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, और फॉर्मेट ऑफ एडिशनल कोई और जरूरत चाहिए तो वो आप लेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ लोन प्रोडक्ट, तो अब जो बुक है आपकी तो उसके बारे में बेसिकली बात कर रहा है कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैश जो आप जब भी आप डिस्बर्समेंट करते हैं, द क्रेडिट एंट्रीज में पर्टेन टू वन और मोर, क्या हो सकती हैं, कैश अकाउंट, कस्टमर करंट अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट, तो वो एंट्री आपसे इससे रिलेटेड हो सकती है। बेसिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लोन प्रोडक्ट्स, क्या चीजें हैं, लोन बेसिक इंस्ट्रक्शन की बात, तो बैंक की लोन पॉलिसी, लोन प्रोडक्ट जिसको आप देने जा रहे हैं बैंक का वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन, उस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन लेंगे, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन, अप्रेजल मेथड, मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट, अदर टर्म्स एंड कंडीशन, रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या लेंगे आप, लीगल फॉर्मेलिटी क्या करनी है, पोजीशन सेफगार्ड है, प्रोसीजर डिस्बर्समेंट की लोन बांटेंगे कैसे, मतलब सैंक्शन वैंक्शन होने के बाद फॉलो अप कैसे करेंगे, रिकवरी कैसे करेंगे, आरबीआई की गाइडलाइन जिसमें लैंडिंग किया वो सब देखेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, मैंने ये आपको जेआईबी की पीपीबी में बताया था कि बैंक का जो ऑपरेशनल मैनुअल होता है उसकी ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट, क्या सिद्धांत है आपके लोन देने के, बैंक की लोन पॉलिसी क्या है, और रेगुलेटरी और लीगल, यानी बाहर यानी आरबीआई या कोई और डिपार्टमेंट के डायरेक्टिव्स क्या है उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। सैंपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, द फॉलोइंग सैंपल ऑफ ऑपरेटिंग गाइडलाइंस इज टेकन फ्रॉम द ऑपरेटिंग मैनुअल ऑफ ए बैंक, एडिटेड सुटेबिलिटी, कई बार बात क्या होता है इनको चेंज भी करना पड़ता है, टू कन्वे द रीडर द ब्रॉड पिक्चर व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, तो वो ऑपरेशनल मैनुअल आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है लोन प्रोडक्ट, वो चीजें उसमें क्लियर होनी चाहिए। दीज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एज द इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। आगे देखिए, तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, जैसे अगर आप गुड्स और वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में एडवांस करेंगे तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान, जैसे वो गुड्स है क्या जिसके अगेंस्ट आप फाइनेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ना तो वो पेरिसेबल होनी चाहिए, ना ही वो रैपिड डिटोरेशन माने जल्दी से खत्म ना हो जाए, एक तो सड़ गई, एक क्या डिके हो गई, थोड़ा सा इसमें फर्क है, ठीक है, और दूसरा इजीली मार्केटेबल हो, डे टू डे प्राइस जो है उसकी एसरटेन कर पाए कितना है, ठीक है, और उसके प्राइस रिलेटिवली स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। अब जो गुड्स आप ले रहे हैं उसको प्लेज कर सकते हैं या आप उसको हाइपोथिकेशन कर सकते हैं, वो देखने के ऊपर, अगर आप अपने पास रख रहे हैं तो कीपिंग कर रहे हैं, अगर रख रहे हैं तो प्लेज होगा, नहीं रख रहे हैं तो हाइपोथिकेशन होगा। इवन दो द एडवांसेस अगेंस्ट द गुड प्लेज आर इज मोर सिक्योर, तो अगर आपके पास सामान रख लिया अपने पास तो ज्यादा सिक्योर है रादर हाइपोथिकेशन, ठीक है। मोस्टली अगेंस्ट हाइपोथिकेशन इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल, तो अगर आप हाइपोथिकेशन की कर रहे हैं तो बेस्टोर्ड ऑन देम द केस ऑफ द गुड्स प्लेज्ड, क्या है, अरेंज सेफ और प्रॉपर, अगर आप उसको रख रहे हैं तो बहुत ध्यान से रखें, टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ गुड्स स्टोर्ड, ठीक है, टू टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर अगेंस्ट डैमेज टू डिटोरेशन ऑफ द गुड्स स्टोर, ठीक है। गुड्स विच आर नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, तो कुछ चीजें अगर उसकी प्रॉपर्टी में नहीं है
तो उसको अपने उसमें सिक्योर एज ए सिक्योरिटी नहीं लेना है। बोरोवर एज रूल शुड बी ग्रांटेड लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ दोज गुड्स विच ही नॉर्मली डील, उन्हीं से करना। कुछ ऐसी चीजें डील कर रहा है जो अचानक ले आया, पहले से एक्सपीरियंस नहीं, तो उन चीजों को नहीं करना है आपने, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट गुड्स एंड कमोडिटीज शुड बी अलाउड फॉर जेन्युइन ट्रेड, वो ट्रेड के लिए होनी चाहिए, स्टॉकिंग पर्पज के लिए या स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए। और जो भी आप गुड्स को प्लेज या हाइपोथेकेट करें उसकी एज वो कितनी पुरानी है, इन चीज़ों को आपने देख लेना है, ठीक है। और ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के इनवॉइस डेट से देख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी प्राइस सिचुएशन अगेंस्ट एडवांस अगेंस्ट द सर्टेन सेंसिटिव, कुछ सेंसिटिव कमोडिटीज हैं उनको जब भी आप फाइनेंस करें तो जो आरबीआई की सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी एससीसी बोलते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि आप जो आरबीआई ने जिन चीजों के लिए मना किया हुआ है उन चीजों के अगेंस्ट में फाइनेंस नहीं करेंगे, ठीक है। द बोरोवर शुड बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस लाइसेंस ग्रांटेड, कई बारों में कई चीजों में लाइसेंस की जरूरत होती है, तो वहां पर आपको लाइसेंस भी लेना है। बोरोवर इज अ लाइसेंसी, द लाइसेंस इज वैलिड, लाइसेंस रिलेट टू द गुड चार्ज टू द बैंक, तीन चीजें आपको देखनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिक्योरिटी चार्ज कर रहे हैं। प्लेज कर रहे हैं तो लेटर ऑफ प्लेज, ठीक है। हाइपोथिकेशन कर रहे हैं तो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट या लेटर, ठीक है। और मार्जिन की बात मैंने बताई, तो मार्जिन में क्या है कि अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स में 5 to 15% तक मार्जिन होता है, एग्रीकल्चर में 15% होता है। तो कई बार क्या है वो एक्सपोर्ट में देखें बहुत कम कर रखा गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत सारे केसेस में स्टॉक वाले केसेस में 25 से 30% का मार्जिन रखा हुआ। वैल्यूएशन की बात, किसी के भी अगेंस्ट आप फाइनेंस करेंगे तो वैल्यूएशन के लिए क्या बोला उसने, प्लेज और हाइपोथिकेशन वाइटली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, वैल्यू ऑफ गुड और मार्केटेबिलिटी ऑफ गुड। वैल्यू ऑफ गुड कितनी है और मार्केटेबिलिटी उसकी कितनी है। वैल्यूएशन करने में क्या है, तीन चार चीजें होती हैं, एक तो होती है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और उसकी इनवॉइस प्राइस और मार्केट प्राइस विच। तो यहाँ पे इनमें से जो भी लोअर होता है वो रखा जाता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से लोअर है, और दूसरा इनवॉइस प्राइस और मार्केट प्राइस में से लोअर। तो दो कैटेगरी बनाई है, ठीक है। फॉर एडवांसेस टू बोरोवर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन शुड बी इनवॉइस प्राइस और द, तो आप इनवॉइस प्राइस या मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उसको एसेस करने के बाद ही उसको आप वो करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, फूड ग्रेन, कॉटन, टोबैको, परचेज प्राइस आर एज पर बुक ऑफ द डीलर ऑफ कंट्रोल प्राइस इफ विच इज लोअर शुड बी बेसिस ऑफ द, मीन्स जो डीलर का या कंट्रोल प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आप तय करेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल की अगर बात करें, शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। द वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसमें आप जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको देख लेंगे कि क्या प्रोसेस, क्या उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। क्या बात, आप लोग बड़े साइलेंट हो गए, सुन सब रहे हैं समझ में सर। आ रहा है या वैसे बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नया नहीं है, जस्ट एक रिवीजन और हो जाता है आपका, है ना। अगर आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ या एडवांसेस में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है इसका ना, ठीक है। कोटेशन, मार्केट जी को जो कुछ कोटेशन देते हैं उनसे भी आप थोड़ा सा एसेस करेंगे। वेयर द मैनेजर इज नॉट सेटिस्फाइड रिगार्डिंग वैल्यूएशन सिक्योरिटी, और वो इस कंडीशन में क्या कर सकता है, एक्सपर्ट वैल्यूअर से उसकी वैल्यू करा सकता है, ठीक है। मार्केटेबिलिटी, कि आपने कुछ भी सामान लिया है
तो उसको आपको ये देखना है कि ये अगर जरूरत पड़ेगी तो ये मार्केट में सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। द टर्नओवर in an account must not be judged by reference only to the ledger account which shows only financial turnover. Reference should be made to the value of receipt, deliveries of goods in relation to the size of advance as reflected in the stock. तो जो भी उसने केवल रिसीट की वैल्यू दिखा दी, लेकिन ये भी देखना है कि वो सामान उसके वहां आ गया है या नहीं आया है, तभी आप स्टॉक का एसेस करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, कई बार क्या होता है कि आप गए उस समय तो ठीक था, लेकिन 2 मिनट बाद सब हट गया, उससे सेल हो गया, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। और आपको लैक ऑफ मूवमेंट और स्लो मूवमेंट ऑफ स्टॉक इन एन अकाउंट में इंडिकेट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वे, क्या हो सकते हैं, अगर वो इजिली मार्केटेबल नहीं है चीजें, ठीक है, और गुड्स आर नॉट व्हाट दे आर रिप्रेजेंटेड, वो चीज नहीं है जो दिखाई दे रही है, नकली है या आउट ऑफ डेटेड है इस तरह, ठीक है। और गुड्स जो होने चाहिए माइट हैव बीन ओवरहॉल्ड फ्रॉम एवरी बिगनिंग, वेरी बिगनिंग, दे आर गुड्स माइट हैव बीन ओवरवैल्यूड फ्रॉम वेरी बिगनिंग और दे आर ओवरवैल्यूड इन रिलेशन टू द करंट। तो कई बार क्या होता है, वो बोरोवर बताता है अरे साहब ये तो इतने की है, लेकिन वो ओवर वैल्यू करके बताता है, ठीक है। और सामान जो है ऐसा ना हो कि उससे रिलेट ना करता हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा देखेंगे। गोडाउन बोर्ड में जहां पर गोडाउन है वहां पर आपको एक बोर्ड लगाना है, गोडाउन इन पोजीशन ऑफ, बैंक का नाम, और गुड प्लेस टू हाइपोथिकेटेड टू, बैंक का नाम। अगर आप ऐसा डालते हैं, लिख देते हैं, तो वहां से जो सामान लेके जाता है उसे पता लग जाता है कि ये सामान किसी बैंक में प्लेज है, तो वो उसको नहीं लेता है फिर, ठीक है। इन एज मच एज द डिस्प्ले ऑफ द बैंक साइन बोर्ड ऑन ए गोडाउन इज इंटेंडेड टू सर्व एज ए नोटिस टू ऑल पार्टीज डिजायरिंग टू हैंडल एंड डील विद द गुड्स लाइंग देयर इन ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे सब आपको देखना है कि बैंक का ऐसा साइन बोर्ड लगा हो कि वो कोई भी बंदा पहले से मतलब उसको कॉशन मिल जाए कि यहाँ वो नहीं करना। गुड्स इंश्योरेंस की बात आती है, तो इंश्योरेंस जो भी आप फाइनेंस करेंगे इसमें बहुत बैंक फेल होता है, और जब वो इंश्योरेंस नहीं करता तो रिकवरी नहीं आ पाती है उसकी। तो कोई भी आइटम आप फाइनेंस कर रहे हैं तो उसको आपको इंश्योरेंस कराना है एडिक्वेटली। और एक बात और है कि जब भी आप फाइनेंस कराएंगे तो अपना नाम उस पॉलिसी में नहीं लिखाएंगे, आप क्या कराएंगे, अपने आप को असाइंड कराएंगे, उसमें क्या कराएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से कहेंगे कि हमारा नाम एज ए असाइनी डाल दे, ठीक है। अगर आप अपने नाम से इंश्योरेंस करा लेंगे तो आप पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। एक इसमें एवरेज क्लॉज की बात आई है, ये वाला पॉइंट आपके इंश्योरेंस वाले चैप्टर में भी है। मस्ट बी फॉर फुल मार्केटेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स, ऐसा नहीं कि उसके वहां जो सामान रखा उसका आधा कराया आपने। नेसेसरी इन व्यू ऑफ द एवरेज क्लॉज, द इफेक्ट ऑफ दिस क्लॉज इज दैट इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज मोर देन द इंश्योरेंस कवर, मीन्स आपने 8 लाख का गुड्स है और 6 लाख का इंश्योरेंस करा दिया, तो कितने परसेंट का कराया आपने, 75% का, ठीक है। और कुछ लॉस हो गया वहां पे, तो लॉस होगा, सपोज कीजिए 1 लाख का लॉस हो गया, तो आपको क्लेम कितना मिलेगा, 6 लाख का, 6 लाख का। अरे 1 लाख का कराया इंश्योरेंस, 75,000 का। सॉरी 1 लाख का नुकसान हुआ आपका, 75,000। वो ये मानेगा कि 25% तो आपने इंश्योर कराया ही नहीं, तो 25% को हटा दो, ठीक है। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपके इंश्योरेंस में भी कराया था मैंने, हाँ। ये है द इंश्योरेंस पॉलिसी शुड हैव क्या, बैंक क्लॉज ऑन द टर्म ऑफ द पॉलिसी, सच ए क्लॉज ग्रेटली इंक्रीज द प्रोटेक्शन बैंक। तो उसको बोलते हैं बैंक क्लॉज डलवाना। क्या डलवाना, बैंक क्लॉज डलना होना चाहिए उसमें, बस बैंक इसमें पार्टी नहीं होगा,
ठीक है। A letter addressed to insurance company to register the assignment in favor of the bank signed by the borrower should be got completed immediately and assignment got registered with the insurance company. It should be ensured that bank receive confirmation. तो कभी भी आप ऐसे स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है, अगर उसने बोरोवर ने पहले से पॉलिसी ले रखी है तो उस वाली पॉलिसी को आपको अपने फेवर में क्या कराना पड़ेगा, असाइन कराना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको क्लेम मिलेगा तो वो क्लेम पहले किसको देगी कंपनी, बैंक को देगी, ठीक है। बाबू इधर आओ। चलो आगे देखो। तो इंश्योरेंस में और जो पॉलिसी कभी भी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि बिल्कुल ठीक पॉलिसी एक्सपायर हुई, उधर कोई नुकसान हो गया तो बैंक भी गया और वो पार्टी भी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। गो डाउन इन ए प्लेज अकाउंट। तो प्लेज के मामले में कैसे होता है, तो प्लेज बेसिकली बेलमेंट ऑफ गुड्स बोलते हैं कि वो सामान आपने बैंक में क्या किया हुआ, बेलमेंट किया हुआ यानी प्लेज किया हुआ। तो गोडाउन जो है आपकी म्युनिसिपल और पंचायत लिमिट में हमें बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे सरप्राइज इंस्पेक्शन और पीरियडिकल इंस्पेक्शन उसके लिए आसान हो जाए, ठीक है। गोडाउन्स शुड बी फर्स्ट क्लास गोडाउन, वेल बिल्ट विद सिक्योर लीक प्रूफ सीलिंग, स्ट्रॉन्ग डोर, ये सब कुछ होना चाहिए, नॉर्मल बातें, एक लेमैन की तरह आपको ही पता होगा, ठीक। प्लेजिंग ऑफ स्टॉक। तो पहले बोला स्टोरेज ऑर्डर सबमिटेड बाय द बोरोवर शुड बी एग्जामिन्ड बाय द गोडाउन कीपर और एनी अदर एम्प्लॉय। तो पहले बैंक में पोस्ट होती थी गोडाउन कीपर की, अब शायद नहीं होती है। गोडाउन कीपर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो फाइनेंस होते हैं तो उसके गोडाउन में जो रखा होता है उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला हुआ है, फॉलोइंग पॉइंट्स है, स्टोरेज ऑर्डर इज साइंड बाय द बोरोवर हिज ऑथराइज्ड, कि वहां पर स्टोर में जो रखा हुआ है उसमें बोरोवर की परमिशन, ठीक है। गुड्स टू बी प्लेस्ड आर दोज अगेंस्ट विच एडवांस, वो वाले सामान होने चाहिए जिसके अगेंस्ट बैंक ने लोन दिया हुआ है। इनवॉइस वेयर एवर एप्लीकेबल इज अटैच्ड होनी चाहिए स्टोरेज ऑर्डर में। गुड्स हैव बीन वैल्यूड एज पर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। गुड्स रिसीव्ड आर अकॉर्डिंग विद द स्टोरेज ऑर्डर, ठीक है। स्टोरेज ऑफ गुड्स प्लेस इन द गोडाउन वेयर गुड्स नॉट प्लेस आर स्टोर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा एक गोदाम है जहां पर कुछ पोर्शन में गुड्स ऐसी रखी हैं जो नॉट प्लेस हैं और कुछ में क्या रखी हैं जो मतलब मिक्स होने के चांस जहां पर है, तो वहां पर क्या है, तो देयर आर डेफिनेट लीगल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच द बैंक अंडरटेक इन द पोजीशन, कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स बोथ एज प्लेजी और एज प्लेजी एंड बेली, ठीक है। इफ द बैंक इज नेग्लिजेंट इन कीपिंग द गुड्स अंडर प्लेज, तो कई बार क्या होता है वो गुड्स आपकी मिक्स हो सकती है, वो उसको उठा सकता है, ठीक है, तो उसमें ध्यान से रखना है, ठीक है। वेयर स्पेशल केस द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस अनप्लेस्ड गुड्स आर टू बी केप्ट, तो बहुत एक्सेप्शनल केस में आपको ये करना है। दैट द अनप्लेस्ड गुड्स रिक्वायरिंग इंश्योरेंस आर, मतलब जो अनप्लेस्ड गुड हैं उनको भी प्रॉपर इंश्योर्ड करके होना चाहिए, ठीक। डिलीवरी ऑफ स्टॉक प्लेस्ड, अब कोई प्लेज है स्टॉक, उसको आप डिलीवरी कर रहे हैं तो उसने अभी लोन तो दिया नहीं है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि अभी उसने लोन ना दिया हो तो उसको कौन सा लेटर लेते हैं, कोई बताएंगे जरा। एक ऐसा केस बताया था मैंने कि जहां पर बैंक का लोन दिए बिना बैंक से सिक्योरिटी ले ली जाती है बोरोवर द्वारा और वो मार्केट में सेल करके उसका ट्रस्ट मनी बैंक रिसिप्ट, में डिपॉजिट, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट रिसिप्ट, ट्रस्ट लेटर या ट्रस्ट रिसीट, ठीक है, ट्रस्ट लेटर या ट्रस्ट
रिसीट, ठीक है। Borrower should make a request in writing to delivery of the goods. He should specify quality and quantity together the price goods are delivered. Such letters should be signed by the borrower authorized, ठीक है। पार्सल डिलीवरी कर सकता है बिना लोन दिए हुए। एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब भी आप हाइपोथिकेशन वाली लिमिट करते हैं उन लिमिट्स में आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, और स्टॉक स्टेटमेंट जो होता है उसी से उसकी लिमिट को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि उसके वहां कितना स्टॉक है, और नॉर्मली वो नेक्स्ट मंथ की 10th तारीख तक वो करा होता है। ये फोर्टनाइटली स्टॉक स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, तो उसके लिए क्या है, एंड ऑफ द सक्सीडिंग वीक मीन्स 1 2 3 4 वीक मानते हैं। फर्स्ट वीक का जो पहला फोर्टनाइट है वो अगर इसका देना तो यहाँ तक आ जाए, और अगर इन 2 वीक का देना तो अगले मंथ की फर्स्ट वीक तक आ जाए। कोई बताएंगे स्टॉक स्टेटमेंट में कितना मार्जिन रखते हैं लोन देने के लिए? अगर मैं आपको 8 लाख का 8 लाख का स्टेटमेंट दूं तो उसमें कितना परसेंट मार्जिन रखते हैं? मतलब जो फाइनेंस करते हैं 25% तक करते हैं, ठीक है। %25 तक वो करते हैं, मार्जिन लेते हैं सर। हाँ ये गलत बता दिया आपने। 25% तक मार्जिन लेते हैं सर, और 75% तक उसका वो लोन करते हैं। हाँ, ये जो 8 लाख का अगर स्टॉक होगा तो उसमें इसका थोड़ा कैलकुलेशन इस तरह से होता है, 25% उसको देना होता है, ठीक है। ये कौन लगाता है? अगर 8 लाख का है तो हम उसको कितने का फाइनेंस करेंगे? 6 लाख, ठीक है। हाँ ठीक है, 25%। और उसका वैल्यूएशन जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे। कब कवर करेंगे जरा आप लोग बोल दो। 9:30 PM। तब तक आप लोग खाना वगैरह खा लो, जिसको बनाना है बना लो, ठीक है। और ये एक अच्छी बात हो रही है कि हम टॉपिकों को थ्रू कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट हमको एग्जाम में जरूर मिलेगा अगर आप क्लास सिंसियरली ले रहे हैं तो।